बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फेसबुक पर लाइव होने के पहले हम इस लाइव को सुनने वाले तमाम साथियों का, आगे आने वाले समय में सुनने वाले तमाम साथियों का, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं उसके संघर्ष समितियों के तमाम सदस्यों का, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तमाम राज्य और प्रखंड स्तर के पदधारकों सहित तमाम सदस्यों का हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तरफ से सबका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के विषय पर आने के पहले हम अपने संगठन और संस्था के तरफ से और अपने तरफ से हम श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं उन लोगों का जो कोविड महामारी के कारण असमय काल कलवित हो गए हैं, उन चिकित्सा पदाधिकारियों का, उन स्वास्थ्य कर्मियों का और आम जनता का जो काल कलवित हुए हैं, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। हम शोक व्यक्त करते हैं बिहार के महान सामाजिक न्याय के योद्धा, चौकीदार दफदार संघ के राज्य के अध्यक्ष और सामाजिक न्याय के अग्रणी योद्धा, संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधायक साथी रामोधेश सिंह के मृत्यु पर हम शोक व्यक्त अर्पित करते हैं। हम शोक व्यक्त करते हैं राज्यपाल और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और हम शोक व्यक्त करते हैं शाहाबाद क्षेत्र के एक बहुत प्रतिष्ठित, जानकार और योग्य शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्याण कुमार के निधन पर भी हम अपने तरफ से और अपने संगठन के तरफ से शोक व्यक्त करते हैं। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन विसंगति। जहाँ तक वेतन और मजदूरी का प्रश्न है, वेतन श्रमिकों के श्रम किए जाने के बदले मालिक के द्वारा दी जाने वाली राशि या वस्तु को मजदूरी और वेतन के रूप में गणना किया जाता है। कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक जब श्रम करता है, उसके श्रम से अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है और वह अतिरिक्त मूल्य ही मुनाफे के रूप में मालिक को प्राप्त होता है। मजदूर को जो मजदूरी या वेतन दिया जाता है, उतने भर का अतिरिक्त मूल्य वह कुछ घंटों में ही पैदा कर देता है और उसके बाद श्रम करके वो जो अतिरिक्त मूल्य अतिरिक्त मुनाफा के रूप में मालिक के पास जमा होता है और उससे उसके पूंजी में विकास होता है, पूंजी में विस्तार होता है और अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त समय का जो अतिरिक्त मूल्य पैदा श्रमिक के द्वारा, मजदूर के द्वारा, कामगार के द्वारा किया जाता है, वह श्रम, उसके श्रम का शोषण मालिक के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण पूंजीपति अमीर होता है और मजदूर गरीब होते चला जाता है। ये श्रम और पूंजी के बीच का यह अंतर विरोध सृष्टि के शुरुआती समय से कायम है और आज भी यह श्रम और पूंजी के बीच का अंतर विरोध बरकरार है और ये तब तक बरकरार रहेगा जब तक उत्पादन के साधनों का सामाजिकीकरण नहीं हो जाएगा, जब तक कि उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का, श्रमिकों का, कामगारों का कब्जा नहीं हो जाएगा, तब तक श्रम और पूंजी के बीच का अंतर विरोध बरकरार रहेगा। यह श्रम और पूंजी के बीच का अंतर विरोध समय के साथ कभी तीखा होता है, कभी कम तीखा होता है, लेकिन ये सदा बरकरार रहता है। शुरुआती दिनों में जब मनुष्य आदिम काल में जब वह भोजन संग्रह करता नहीं था, वह फूड सर्चर खोज में रहता था, वह कच्चे मांस खाता था, सामूहिक रूप से मार करके लाता था और सामूहिक रूप से कच्चा खाता था। आग के आविष्कार के बाद वो उसको बना करके खाने लगा। उस समय न कोई मजदूर था, न कोई मालिक, न संपत्ति था, न समाज था, न परिवार था, न कोई धर्म था। लेकिन धीरे धीरे जब अग्नि का आविष्कार हुआ, जंगलों को जलाया गया, खेती की शुरुआत हुई, पशु पाले जाने लगे और मनुष्य भोजन संग्रहकर्ता के रूप में, पशुपालक के रूप में आया और धीरे धीरे कबीलाई युग से वह समाज में परिवार बना, नियम बना, कानून बना, सेना बना। कबीलाई युग में एक कबीले दूसरे कबीले पर जब चढ़ाई करते थे तो जो कबीला हार जाता था, उस कबीले के नौजवानों को, महिलाओं को पकड़ करके लाते थे, अपने यहाँ रखते थे और यह बहुत दिनों तक यह परंपरा शुरू रही।
चलती रही और उस समय जो पकड़ करके लाए जाते थे उनसे दास के रूप में काम लिया जाता था, उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। आगे आने वाले दिनों में ये दास भूदास में परिवर्तित हुए, जब गाँव में राजा के द्वारा जो सामंत होते थे, जो अपनी सेना रखते थे, उनको खास क्षेत्र में राजा के द्वारा कई गांव की मालगुजारी वसूलने का और उसको अपने पास रखने का उनको सुविधा दी जाती थी। और उसके एवज में वो सामंत लोग आकर के राजा को जब आवश्यकता होती थी तो अपने सेना ला करके लड़ा करते थे। और उन राजा के उस सामंतों के द्वारा जो खेती किया जाता था, उस खेती में जो काम करते थे, जो अस्थायी रूप से काम करने वाले होते थे, जो हल चलाते थे, जिनको हम हलवाहा कहते हैं, जो पशुओं को खिलाने चराने का काम करते हैं, जिनको हम चरवाहा कहते थे, उनको ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था, जिसको हलवाहा को, चरवाहा को, जिस पर वो अपना खेती करता था और अपना भोजन चलाया करता था। और जो छोटे मोटे काम, जो मौसमी काम होते थे खेती करने में, जैसे रोपनी करना, उसको सोहनी करना, काटना, दावना, ये सब के लिए जो होता था, उसको लिए उसके एवज में अनाज के बोझे या अनाज उन लोगों को दिया जाता था। साथ ही साथ जो पौनी होते थे, जो समाज में कपड़ा धोने का काम, बाल बनाने का काम और सब काम करते थे, मिट्टी का बर्तन बना कर देने का काम, जो लुहार होते थे, जो हल वगैरह और औजार बनाने का काम करते थे, किसानी खेती का, उनको साल भर में पुरुष की संख्या के हिसाब से परिवार का उनको अनाज देने का काम किया जाता था। और ये प्रथा कृषि युग में चलती रही। औद्योगिक क्रांति के बाद जब कल कारखाने में उत्पादन के साधन आ गए, उसके बाद श्रमिकों को नगद मजदूरी देने की शुरुआत हुई। भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद और रेलवे का संचालन और महाराष्ट्र, गुजरात मिलाकर के पहले, जहाँ पर काफ़ी संख्या में कपड़ा उत्पादन के मिल खुले, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, संयुक्त बंगाल उस समय था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक में था, वहाँ पर चटकल मिल थे, जूट के मिल थे। उन मिलों में, रेलवे में जब काम करने वाले मजदूर आए, कर्मचारी आए, तो उनके लिए एक वेतन देने का फार्मूला तय किया गया। वैसे वेतन देने का आदर्श फार्मूला यह है कि मजदूर को, कर्मचारी को उसके द्वारा श्रम करके जो अतिरिक्त मूल्य पैदा किया जाए, से उसका श्रमिक का वेतन और मजदूरी या मेहनताना दिया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल 3 सिद्धांत दी गई वेतन देने के लिए। एक, आवश्यकता आधारित वेतन, जो अभी कल्पना है, जो किसी को मिलता नहीं है। दूसरा है जिंदा रहने लायक वेतन। और तीसरा है पॉकेट अलाउ वेजेज। जितना जेब मालिक का अलाउ करता है, सरकार का अलाउ करता है, उतना वह पैसा देता है वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में। और वो कहता है कि इससे ज़्यादा हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है। यह बात राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा भी कहा जाता है कि हमारा आर्थिक संसाधन इससे ज़्यादा देने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये आर्थिक संसाधन या पॉकेट अलाउ वेजेज जो है, तो पॉकेट के अलाउ में अपने मन से जो खर्चा करना होता है मालिक को या सरकार को, वो अपने ढंग से खर्चा करने के बाद जो राशि बचती है या जो उसको देने का मन होता है, उसको वह कह देता है यह पॉकेट अलाउ वेजेज है। वैसे भारतवर्ष में अभी भी कोई राष्ट्रीय वेतन निधि का निर्धारण नहीं हुआ है। 50 के दशक में के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मालिक के प्रतिनिधि और मजदूर के प्रतिनिधि की एक बैठक 50 के दशक में हुई थी। और 50 के दशक में ये तय हुआ था कि किसी भी कर्मचारी और मजदूर की न्यूनतम मजदूरी देने के लिए उसको 3 यूनिट का परिवार मानते हुए, पति पत्नी और 2 बच्चे का 1 यूनिट, 3 यूनिट मानते हुए उसको जीने के लिए 2400 कैलोरी एक आदमी को भोज के बराबर का भोज्य पदार्थ, डॉक्टर अर्काइड के फार्मूला के अनुसार 2400 कैलोरी का भोज्य पदार्थ का में जो खर्चा आएगा वह खर्चा, साथ ही साथ उसको 20 करीब 14 गज से लेके 20 गज तक मोटा कपड़ा, उसका पैसा, और उसके लिए जो उसका मूल वेतन बनेगा 2400 कैलोरी पर, उसका 20% उसके मकान भाड़ा के रूप में, उसके प्रकाश के रूप में, गर्मी के
पैदा करने के लिए, ठंडा गर्मी करने के लिए, पंखा चलाने के लिए और उसको हीटर चलाने के लिए 20% और रेप्टा कोर्स के फैसले के मुताबिक इन सब पर 20 से 25% दे करके न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की बात कही गई थी। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगातार एक संघर्ष चलता रहा कि हमको केंद्रीय वेतनमान दिया जाए और लगातार लड़ाई करते करते बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक बार केंद्र के कर्मचारियों के से ज़्यादा चला गया था। और केंद्र में सारे पद नहीं होते, केंद्र में वही पद हैं जो पद, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो नहीं है, क्योंकि जो योजनाएं बनती हैं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों को करना पड़ता है। इसलिए योजनाओं में लगे हुए कर्मियों का पद केंद्र में नहीं होता है। इसलिए केंद्र के समकक्ष वेतनमान की हमने मांग, हूबहू वेतनमान और हूबहू शर्त के मांग की लोकप्रियता ने इतना जोर पकड़ा। और उस समय हम लोग जब ध्यान काल में थे, ये नारा लगता था, हम लोग संगठन में काम करते थे, दिल्ली हो या राजस्थान सबका वेतन एक समान। ये नारा लोकप्रिय हुआ कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में भी केंद्रीय वेतनमान लागू हुआ और केंद्रीय वेतनमान लागू करने का समझौता हुआ और केंद्रीय वेतनमान लागू हुआ। लेकिन वो भी केंद्रीय वेतनमान टोटो में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी केंद्रीय वेतनमान कबूल करने के कारण बहुत सारे संवर्गों के वेतन कम हो गए। बहुत सारे हमको उस समय की जो कालबद्ध प्रोन्नति हम लोगों में नहीं रहने के कारण, केंद्रीय वेतनमान लागू होने के कारण समाप्त हुआ था और हमने उसको झेला था। बहुत सारे संवर्गों के वेतनमान कम हो गए थे, चिकित्सा सहायकों का, मलेरिया इंस्पेक्टर का, परिचारिका श्रेणी, इन तमाम में और बहुत हद तक के सुधार हुआ। लेकिन फिर भी केंद्र में जो मिलता है, शैक्षणिक भत्ता का सवाल है या आवास भत्ता, आवास भत्ता जिस तरीके से केंद्र को में मिलता है उस तरीके से बिहार की राज्य सरकारों ने नहीं दिया। यानी इस तरीके से सभी के वेतन में विसंगति है, ये कोई एक विभाग की बात नहीं है। 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति जो बैठा और वह जो घोषणा किया कि 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन, और इसके लिए उसने डॉक्टर अर्काइड के फार्मूला को 2400 कैलोरी के एक आदमी को जिंदा रहने के लिए 2400 कैलोरी के बराबर ऊर्जा प्राप्त होने पर भोज्य पदार्थ के मूल्यों की गणना करते हुए उसने मूल वेतन का, न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने की बात कही। लेकिन 2400 कैलोरी खाने के लिए जो चाहिए, जीन्स चाहिए, जो अनाज चाहिए, जो दूध चाहिए, जो अंडा चाहिए, इनके मूल्य की गणना करने में संगठनों के द्वारा भारत के 4 मेट्रो सिटी के जो नामी दुकान हैं, उन दुकान से सब चीज़ का, जिन्सों का रेट दिया गया। इसके बजाय भारत की सरकार ने शिमला के लेबर ब्यूरो करके रेट और वेतन, न्यूनतम वेतन की का निर्धारण में वो उसमें कटौती कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज देहात में भी 32 रुपया के दर से दूध मिलता है, जबकि 7वें वेतन पुनरीक्षण समिति में जो गणना किया गया है उसमें दूध का रेट 10 रुपया किलो दर्शाया गया है। इस तरीके से जो 2400 कैलोरी के आधार पर जो 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन की गणना करके फिक्स किया गया 7PRC के द्वारा, वह कर्मचारी संगठनों के द्वारा, और उसको सही रूप से जब गणना किया जाता है तो करीब 21-22 हज़ार रुपया न्यूनतम वेतन आता है। यानी जो 7वें वेतन पुनरीक्षण समिति के द्वारा जो वेतन मान निर्धारित किया गया है उस वेतन मान में भी बहुत कटौती किया गया है, क्योंकि वो वेतन निर्धारण के फार्मूले में जो 2400 कैलोरी के लिए गया है वो मूल्य का मनमानी ढंग से निर्धारण किया गया है। ये तमाम कर्मचारियों के वेतन में एक विसंगति अभी भी व्याप्त है। को 21,000 रुपया करना है। अन्य सभी संवर्गों के वेतनमान के सुधार की लड़ाई अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ लड़ रहा है और उसके साथ साथ तमाम अराजपत्रित कर्मचारी इस पूरे देश के और बिहार के भी उस संघर्ष में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के साथ हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है कि इसमें अस्पताल के साथ साथ 10-11 योजनाएं केंद्र सरकार की चला करती थी, केंद्र की थी, उन सरकार ही लागू करती है। जैसे
समाप्त करने के लिए लेप्रोसी एक कुष्ठ योजना था, यक्षमा योजना था, स्मॉल पॉक्स खत्म करना एक योजना था, कॉलरा खत्म करना, मलेरिया खत्म करना, फलेरिया खत्म करना, परिवार कल्याण, ये तमाम योजनाएं थी। और इन योजनाओं में कई संवर्ग के कर्मचारी काम करते थे। स्वास्थ्य विभाग में करीब 239 संवर्ग कर्मचारियों का पहले था और इन सब कर्मचारियों के कार्य की पद्धति मोटा मोटी एक किस्म का था, लेकिन इनके वेतनमान में बहुत विभिन्नताएं थी, बहुत वेरिएशन था, वेराइटी था। केंद्र सरकार के द्वारा आगे आने वाले दिनों में एक ये मल्टीपर्पस स्कीम लागू किया गया, यानी मल्टीपर्पस तहत सभी को सभी काम करना पड़ेगा। पहले था कि जो स्मॉल पॉक्स का एम्प्लाई है, जो कॉलरा का एम्प्लाई है, वो केवल कॉलरा का काम करेगा, स्मॉल पॉक्स का एम्प्लाई है स्मॉल पॉक्स का काम करेगा, मलेरिया का काम करेगा, यक्षमा का काम करेगा। लेकिन मल्टीपर्पस स्कीम में मल्टीपर्पस ट्रेनिंग देकर सभी को सभी काम करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की गई। और वेतनमान की विसंगति दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2 किस्म का स्केल कहा गया कि लागू कर दिया जाए, एक वर्करी स्केल और एक सुपरवाइजरी स्केल। और इस वेतन के भुगतान करने के लिए और इन योजनाओं के संचालन करने के लिए तो पैसे केंद्र से आते ही थे, वेतन के भुगतान के लिए भी जो राशि बढ़ोतरी होती थी उसको भी भुगतान करने के लिए भारत सरकार तैयार थी। लेकिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मल्टीपर्पस स्कीम तो लागू कर दिया गया, लेकिन वेतनमान में वर्करी और सुपरवाइजरी स्कूल को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण वेतन की विसंगति बरकरार रही और वह योजना बिहार से उठ करके आंध्र प्रदेश को चला गया था और बिहार स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन में विसंगति बरकरार रह गया। में ये विसंगति लगातार बरकरार रहते चला। जैसे अन्य विभाग के कर्मचारियों में और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में अंतर है। अन्य विभागों में 10 बजे से 5 बजे तक कार्य चलता है और स्वास्थ्य विभाग एक आपातकालीन विभाग है। एक व्यक्ति को आपातकाल का ड्यूटी भी करना पड़ता है। जनरल जो ड्यूटी है वह 8 बजे से 12 बजे, 4 बजे से 6 बजे ये बाह्य कक्ष चलाने का समय है। और ये बाह्य कक्ष चलाने के बाद भी जो है और जो घंटे बचते हैं 8 से 12, 4 से 6, यानी 4 तो 6 घंटे के बाद जो और घंटे बचते हैं 24 घंटे में आपको इसी सेवा में 3 शिफ्टों में कर्मचारियों से लिया जाता है। और वो सारे के सारे कर्मी हैं जिनको आउटडोर करने के बाद अपना इमरजेंसी ड्यूटी भी करना पड़ता है। उस परिस्थिति में और इनका जो किसी भी का भी वेतन निर्धारण करने का जो क्राइटेरिया है, जो फार्मूला है, वह यह है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके वर्क का नेचर क्या है। तो जहाँ तक क्वालिफिकेशन का बात है तो जितने भी मेडिकल से लेकर के परिचारिका से लेकर के एएनएम तक और सारे के सारे पैरामेडिकल स्टाफ और इंटरमीडिएट के बाद ही उसका प्रशिक्षण हो रहा है। अब प्रशिक्षण की किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, किसी का 3.5-4 साल है। उस आधार पर जब हम देखते हैं तो सभी के वेतनमान में विसंगतियां व्याप्त हैं। वेतन का विसंगति का ही विसंगति नहीं हुआ, बल्कि ग्रेड पे की विसंगति, अलाउंसेज की विसंगति, मानदेय की विसंगति, प्रोत्साहन राशि की विसंगति। क्योंकि आज स्वास्थ्य विभाग में या अन्य विभागों में केवल अस्थायी कर्मी नहीं हैं, तो वेतन की विसंगति में ग्रेड पे की विसंगतियां हैं। जैसे केंद्र में फार्मासिस्ट का 2 साल के बाद 2800 से ग्रेड पे 4200 हो जाता है, बिहार में ये नहीं हो पाता है। उसी तरीके से एएनएम जो इंटर पास करने के बाद करीब 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करती है, हॉस्पिटल ड्यूटी करती है और उसके बाद उसको सब सेंटर का सारा काम उसी के जिम्मे है, उसको सैकड़ों काम है, उसका भी ग्रेड पे 2800 रुपया से उसकी नौकरी की शुरुआत होनी चाहिए थी, जबकि उसका ग्रेड पे 2800 रुपया नहीं है। उसी तरीके से ओटी असिस्टेंट जिनका ग्रेड पे इंटर के बाद उन लोगों ने भी ट्रेनिंग किया है,
2800 के बजाय उनका ग्रेड पे 2400 रुपया है। इस किस्म से ग्रेड पे में भी जो विसंगतियां व्याप्त है। मानदेय में जो आरबीएसके में काम करने वाले लोग हैं, जो आरएनटीसीपी में काम करने वाले लोग हैं, जो परियोजनाओं में काम करने वाले लोग हैं, वो एक ही पद पर हैं, लेकिन उनके मानदेय में विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं मानदेय में, ये भी एक किस्म की विसंगति ही है। प्रोत्साहन राशि जो स्कीम वर्कर का है, उसकी स्कीम वर्कर के प्रोत्साहन राशि में भी विभिन्नताएं हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का प्रोत्साहन राशि एक फिक्स है, वेतन की तरह, मानदेय की तरह मिलता है, जबकि आशा का, ममता का, कुरियर का और मिड डे मील वर्कर हैं, इन लोगों का वर्क बेस्ड है। इनको प्रोत्साहन राशि में, इनके भी प्रोत्साहन राशि में बिहार राज्य में भी विसंगतियां हैं और बाहर के राज्यों की तुलना में भी इनके प्रोत्साहन राशि में विसंगतियां हैं। इस तरीके से करने वाले लोग हैं, उनके वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन राशि में भी एक भयंकर विसंगति अभी व्याप्त है। और जहां तक संविदा पर काम करने वाले और लोग हैं, तो परियोजनाओं में और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले में तो विसंगति है ही, साथ ही साथ विसंगति है आपको जो सरकारी क्षेत्रों में भी संविदा पर बहाल हैं स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध, उनके भी मानदेय में विसंगति व्याप्त हो गया है। क्योंकि अभी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा परिचारिकाओं और फार्मासिस्ट के वेतन मानदेय में विसंगति सुधार किया गया है, लेकिन अन्य काम करने वाले लोग जो हैं उनके मानदेय को सुधार नहीं करने के कारण एक विसंगति व्याप्त हो गया है। खास करके लिपिकों के संबंध में सबसे ज़्यादा यदि कोई के ग्रेड पे में विसंगति है तो वह लिपिक का विसंगति है। सप्तम वेतन पुनरीक्षण समिति ने इसको दूर करने का प्रयास किया और उसने रिकमेंड किया कि 1900 के बाद उसका ग्रेड पे 2400 कर दिया जाए। इस तरीके से वह 6 साल के बाद 2400, 4200 और 4600 में उसको और 22 साल के नौकरी में चला जाएगा। लेकिन पद स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण वह 2800 में भी नहीं जा करके वो रिटायर कर जाता है। और ये सबसे बड़ी विसंगति ये वेतनमान में, ग्रेड पे में है। इस विसंगति ये स्वास्थ्य विभाग में है। इस तरीके से जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि वाले जितने भी संवर्ग हैं, तमाम संवर्गों के वेतन, मानदेय और प्रोत्साहन राशि में एक भयंकर विसंगति व्याप्त है। इस विसंगति को दूर करना चाहिए। पहले से पूर्व से विसंगति आ रही थी, ग्रेड पे में भी विसंगति थी, वेतनमान में भी विसंगति थी। 7वां वेतन पुनरीक्षण समिति लागू होने के बाद इतना बड़ा स्केल बना दिया गया है और उस स्केल में ला करके सभी को विसंगति सहित फिट कर दिया गया। अब ये एक टीवी पर सीरियल आता है बिग बॉस का घर, उसके जैसा है। उसमें जो जाता है वो तो निकल जाता है गलती के आधार पर, और इस घर में जो प्रवेश कर जाएगा, इतना बड़ा जो वेतनमान का ढांचा है, वो कभी इस वेतनमान से के ढांचे से बाहर जा नहीं पाएगा। यानी जो विसंगति के साथ वेतनमान था उसको ला करके एक ऐसे घर में बंद कर दिया गया जिस घर में से इसको निकलने का कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भयंकर वेतन आपातकालीन ड्यूटी कर रहे हैं और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपील करता है कि इस वेतन विसंगति को दूर किया जाए। साथ ही साथ अब हम आते हैं वेतन के सवाल पर। अभी जो वर्तमान में मौजूदा समस्या आज के सरकारी कर्मचारी के सामने है वह है कि सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि जो कोविड-19 के महामारी में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटल हैं, उनको वेतन नहीं देना अपराध की श्रेणी में आएगा। भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य के चीफ सेक्रेटरियों को चिट्ठी लिखा गया कि वेतन का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ के भी चीफ सेक्रेटरी के पास वेतन भुगतान कराने का पत्र आया हुआ है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर इस काम में कोई ध्यान नहीं दिया गया। नियमानुसार सरकार को 33% जो शीर्ष 2211 में खर्चा करने के लिए और 2210 का जो है कि 33% ही आवंटन का खर्च किया जाए, इस प्रावधान को हटा करके, क्योंकि आवंटन देने में इतनी कम राशि दी गई कि वह इस महीने तक, जुलाई तक का वेतन भुगतान 33% में नहीं हो पाया और अप्रैल और मई
का ही वेतनमान अप्रैल का तो मिल गया, लेकिन मई का अधिकांश आदमी का और जून का 90% महिला कर्मियों का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। साथ ही साथ 2210 और रेफरल का भी नहीं हो रहा था, जो धीरे धीरे 2210 और रेफरल का तो जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन सिर्फ 2211 में अभी भी कोई आवंटन जाने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है। साथ ही साथ जिस दिन से कोविड-19 शुरू हुआ उस समय से लेकर अभी तक एक दिन का भी अवकाश कर्मियों को नहीं है। काम का बोझ है, अवकाश नहीं है, वेतन नहीं मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की गई 1 महीने का देने का उसका भुगतान नहीं हो रहा है, नाश्ता भोजन का कहा गया उसका भुगतान नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, उनकी नौकरी समाप्त की जा रही है, पुरस्कार देना तो दूर उनको हटाया जा रहा है। उन नौजवानों से 6-7 साल काम लेने के बाद उनका उपयोग करने के बाद अब फेंका जा रहा है। आरबीएस के लोग जो सबसे ज़्यादा इस कोविड-19 खंडों में काम किए, उनके मानदेय में जो विसंगति है वो दूर नहीं हो रहा है। वहाँ के चिकित्सकों के मानदेय के विसंगति को दूर किया गया, लेकिन फार्मासिस्टों का और एएनएम का नहीं किया गया। वे लोग हड़ताल में हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी प्रबंधकीय पर्यवेक्षकीय पद हैं वो डीपीएम से हैं, डीसीएम के रूप में हैं, डैम के रूप में हैं, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के रूप में हैं, बीसीएम के रूप में हैं, विभिन्न नामों से जो काम करने वाले हैं वो कर्मी भी हड़ताल पर गए हैं। इन तमाम हड़तालों का समापन नहीं कराया जा रहा है। इस स्थिति में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 28 तारीख मंगलवार को और बुधवार 28 और 29 जुलाई 2 दिन तक काला बिल्ला लगा करके काम करेगा। वेतन भुगतान के सवाल पर, छुट्टी के सवाल पर, काम के घंटों के सवाल पर, कोविड-19 में ड्यूटी करने वाले को सुरक्षात्मक किट उपलब्ध कराए जाने के सवाल पर, हड़तालियों के साथ सम्मानजनक वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराए जाने के सवाल पर 28 और 29 2 दिन हम काला बिल्ला लगा करके ड्यूटी का काम सभी स्वास्थ्यकर्मी करेंगे। साथ ही साथ 6, 7, 8, 9 4 दिन तक 7, 8 और 9 3 दिन तक पूरे भारत के स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, मिड डे मील वर्कर और स्वास्थ्य विभाग के काम करने वाले आशा, ममता, कुरियर, ये सब हम 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे। ये लोग अभी से स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेवारी बनती है उसकी तैयारी करना शुरू कर दें 7, 8, 9 के हड़ताल का। आशा संघर्ष समिति, आशा संयुक्त संघर्ष मंच के द्वारा जो हड़ताल में बिहार सरकार के साथ समझौता हुआ था वो 1000 रुपया मानदेय जनवरी 19 से देने का, जिसको सरकार ने पारितोषिक के रूप में अप्रैल 19 से देने की घोषणा किया, पत्र निर्गत किया। उनका मैपिंग टैगिंग करने के लिए पत्र सिविल सर्जनों को गया, सिविल सर्जनों ने प्रभारी को लिखा है, लेकिन मैपिंग टैगिंग करने की प्रक्रिया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण उनका भुगतान रुका हुआ है। इसलिए आशा संयुक्त संघर्ष मंच ने निर्णय किया है कि 6 से 9 तारीख तक आशा संघर्ष समिति हड़ताल में रहेगी। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर और कुरियर, ममता स्कीम वर्कर होने के कारण 7, 8, 9 अगस्त 3 दिन वे हड़ताल पर रहेंगे और आशा एक दिन पहले अपनी बिहार की विशेष मांगों को लेकर के राष्ट्रीय मांगों के साथ साथ 6, 7, 8, 9 हड़ताल पर रहेंगे और तीनों दिन 6, 7, 8 तीनों दिन तक प्रखंडों में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के समक्ष लगातार धरना का कार्यक्रम चलाया जाएगा। 9 अगस्त को भारत के 10 ट्रेड यूनियन के द्वारा किसानों के द्वारा जो सत्याग्रह, जेल भरो का कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसमें सभी आशा, ममता, कुरियर भाग लेंगी। इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को है, वो इस कार्रवाई में अभी से लग जाएंगे। साथ ही साथ 28 और 29 2 दिन तक स्वास्थ्यकर्मी काला बिल्ला लगाने के बाद वे पुनः 3 दिन 6, 7, 8 3 दिनों तक प्रखंडों में धरना के माध्यम से प्रभारी को मांग पत्र समर्पित करेंगे। वो वेतन के सवाल पर, प्रोत्साहन राशि के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, जहां मरीज पाए गए हैं कोरोना के, उनका सैनिटाइजेशन कराने के सवाल पर, तमाम सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के सवाल पर और हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में 6, 7, 8 3 दिन तक धरना पर बैठेंगे और उसके पश्चात यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो बाध्य होकर के बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की तैयारी करेगा। इस आज के इस लाइव के माध्यम से
हम आप तमाम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि आप इस संघर्ष के जो कार्यक्रम हैं उसको फैलाने का काम करें। ये आप 28 और 29 काला बिल्ला लगाना है इसको, और 6, 7, 8 3 दिनों तक धरना का कार्यक्रम अधिकारियों के यहाँ चलाना है। ये स्वास्थ्य कर्मियों का कार्यक्रम है और 6 से 9 तक हड़ताल ये आशा का कार्यक्रम है, और 7, 8, 9 कुरियर और ममता संघर्ष समिति का कार्यक्रम है। इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के आपसे अनुरोध है, आपसे अनुनय विनय है कि आप इस कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार करेंगे। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तमाम सूचनाओं को 1 से 2 दिन के अंदर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के व्हाट्सएप ग्रुप पर, आशा संयुक्त संघर्ष मंच के व्हाट्सएप ग्रुप पर और कुरियर संघर्ष समिति के व्हाट्सएप ग्रुप पर हम तमाम सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक पोस्टर का प्रारूप बन जाए और एक पोस्टर का प्रारूप बना करके हम उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने का प्रयास करेंगे, और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उसको कंप्यूटर से निकलवा करके प्रत्येक प्रखंडों में उसको सटवा देंगे ताकि इसका प्रचार प्रसार हो। अभी की जो स्थिति है, अभी जो कोविड-19 बिहार में जो तेज़ी से फैल रहा है, जनसंवाद मंच के माध्यम से जिस बातों को हमने कहा था संगठन, आज पुनः हम बिहार सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच की प्रक्रिया को बढ़ा करके, ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके अविलंब जो महामारी से ग्रसित हैं उनको अलग किया जाए, और जिस तरीके से पटना में प्रकाश पर्व के दौरान टेंट सिटी बसा करके लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था, उसी तरह से पटना शहर में, पटना में विशेष रूप से फैल रहे महामारी को बनाया जाए, चला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग किया जाए, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सिस्टम पर काम किया जाए। और हम ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके से मरीजों की रखने की व्यवस्था टेंट सिटी बना करके जिलाओं में, अनुमंडल में, जिला में हर जगह ये व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी कर्मचारियों की, चिकित्सकों की काफ़ी कमी है। इस परिस्थिति में जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं उनकी भी सेवा महाराष्ट्र की तरह, प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा महाराष्ट्र की तरह ली जाए कि वे लोगों को भी सरकारी संस्थानों में आकर के ड्यूटी नहीं करने पर उनका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह की सख्ती बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को उठाना चाहिए, बिहार सरकार को उठाना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं सभी में कोविड-19 के मरीजों को रखने के लिए बेड सुनिश्चित करने का सख्त आदेश जारी करके इसे लागू कराना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले दिनों में बिहार जो प्रलय के मुहाने पर खड़ा है, यहाँ एक महाप्रलय आ जाएगा महामारी का, जो काफ़ी मानवता के लिए घातक होगा। इस लाइव को समापन करने के पहले हम हमारे सोशल मीडिया के जो संचालन समिति है, जिसके संयोजक श्री अमित कुमार मिश्रा जी, संयुक्त मंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हैं, उनको, और उसके सदस्य साथ ही संजय जी जो संयुक्त मंत्री हमारे हैं, साथ ही सुबेश जी जो संयुक्त मंत्री हैं, साथ ही बिंदु जी जो बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की उपाध्यक्षा हैं, उनको, और जो सदस्य साथी बालकृष्ण मेहता सदस्य हैं उनको, और सभी लोगों को हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और अपने सदस्यों से अनुरोध करते हैं जो संचालन समिति के सोशल मीडिया के सदस्य हैं, साथ ही साथ जो हमारे यूट्यूब पर हमारे संयोजक के को अपने अपने जिले में जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, उसमें डालें और लोगों को करें बना सकें। आप अपने स्तर से भी अपने अपने जिले में अपने संदेश को ऑडियो ग्रुप के थ्रू अपने प्रखंडों में फैलाएं। और पुनः हम कार्यक्रम को याद दिलाना चाहते हैं, 28-29 काला बिल्ला 6, 7, 8 3 दिन तक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के यहाँ धरना का कार्यक्रम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ चलाएगा। 6, 7, 8, 9 आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल रहेगी, 7, 8, 9 कुरी और ममता की हड़ताल रहेगी, और सारे के सारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए हम आपसे इस कार्यक्रम को सख्ती के साथ लागू करने की अपील करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, चिकित्सा संघ जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद।